अध्याय 256 एपोथेकरी से दोबारा मुलाकात। घर से निकलने से पहले क्लाइन ने एक सिक्का उछालकर ये जानने की कोशिश की कि क्या उस दिन उसका ब्रेवहॉर्ट्स बार जाना उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। नकारात्मक परिणाम मिलने के बाद उसने चारों ओर देखा और हवा में फुसफुसाया, क्या आज कोई मुझ पर नज़र रख रहा है? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अचानक उसके पीछे से मिस बॉडीगार्ड की अलौकिक आवाज़ आई। नहीं। क्लाइन ने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो मिस बॉडीगार्ड को ढूंढने में विफल रहा। उसका ध्यान जल्दी ही उस उत्तर पर वापस आ गया जो उसे मिला था, और वो अपने मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। MI9 ने तो मुझे संदिग्धों की सूची में रखा तक नहीं है। रोसागो द्वारा मुझे न ढूंढ पाने की पुष्टि होने के बाद उन्होंने मुझे पूरी तरह से किनारे कर दिया है। मुझे सम्मानित महसूस करना चाहिए या अपमानित? यह सच है कि एक जासूस जो बिल्लियों को खोजने में व्यस्त रहता है, उसका संबंध किसी राजदूत की हत्या या सीक्वेंस 5 के विशेषज्ञ को खत्म करने से कभी नहीं जोड़ा जा सकता। इसके अलावा MI9 काफी समय से मुझ पर नजर रख रहा था। मेरी घबराहट, मेरी लाचारी और खुद को बचाने के लिए मेरा संघर्ष उनके सामने स्पष्ट था। ये साफ है कि मैं राजदूत को कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सोचते हुए क्लाइन ने अपनी आधी टॉप हैट पहनी, अपनी काली चांदी जड़ित छड़ी ली और 15 मिन्स्क स्ट्रीट से बाहर निकल गया। उसने एक किराए की गाड़ी के लिए 2 सोली खर्च किए, जो उसे बैकलुंड ब्रिज क्षेत्र में आयरन गेट स्ट्रीट पर स्थित ब्रेवहॉर्ट्स बार ले गई। वो एक नियमित ग्राहक की तरह अंदर दाखिल हुआ, मुक्केबाजी रिंग के पास जमा शोर मचाते शराबियों के पास से गुजरा और बार काउंटर पर पहुंचकर काउंटर थपथपाया। एक गिलास साउथविले बियर। बारटेंडर ने उसकी ओर देखा और बुदबुदाया, कास्पर कार्ड रूम 3 में है। क्लाइन मुस्कुराया और उसने उस आदमी की ओर 5 एक पनी के तांबे के सिक्के बढ़ा दिए। फिर लकड़ी का प्याला लेकर और सफ़ेद झागदार साउथविले बियर की चुस्की लेते हुए वो उन 2 सबसे शोर शराबे वाले और बदबूदार मंचों के चक्कर काट कर गया और कार्ड रूम 3 के दरवाजे पर दस्तक दी। कास्पर वहां टेक्सास पोकर खेल रहा था। उसके सामने नकदी के ढेर लगे थे, साथ ही पीले सिक्कों का एक चमचमाता ढेर भी था। क्लाइन की नज़र भांपते हुए चेहरे पर बड़े घाव वाले उस ब्लैक मार्केट हथियार डीलर ने अपनी बड़ी लाल नाक सिकोड़ी और लापरवाही से कहा, मुझे चिप्स का उपयोग करना पसंद नहीं है क्योंकि वे मुझे असली नहीं लगते। नकदी की बनावट और सिक्कों का वजन ही मुझे मदहोश कर देता है। यह बिल्कुल औरतों के साथ सोने जैसा है। वह वाक्य पूरा करने के बाद कास्पर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम यहाँ फिर से क्या कर रहे हो? क्लाइन ने सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि बाहर बात करने का इशारा किया। लानत है, मैं इस हाथ से उन सबको साफ करने वाला था। बकवास, मैं फोल्ड कर रहा हूं। कास्पर ने अपने सामने के 2 कार्ड मेज के बीच में फेंक दिए। फिर वो लंगड़ाते हुए दरवाजे की ओर आया और क्लाइन से कहा, तुम्हारे पास कोई ठोस कारण होना चाहिए। कार्ड रूम से बाहर निकलकर एक कोने में आने के बाद क्लाइन ने दबी आवाज में कहा, मैं जानना चाहता हूं कि अगली सभा कब होगी, बिल्कुल पिछली बार की तरह। कास्पर ने उसे शक की निगाह से देखा। क्या तुम्हारा मैरिक के साथ सौदा नहीं हुआ था? यह बॉडीगार्ड किराए पर लेने के बारे में नहीं है। उसके बारे में हे तुम जानते ही हो। मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी हो गई है। क्लाइन सच बोल रहा था। कास्पर हिचकिचाया और फिर बोला, आज रात एक सभा होगी। आयोजक वही व्यक्ति है जो पिछली बार था, लेकिन तुम्हें आधे घंटे से ज्यादा इंतजार करना होगा। मैं पहले उन्हें सूचित कर दूंगा। पिछली बार तुमने अपनी साख दिखाई थी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी समस्या होगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भुगतान कर दूंगा। क्लाइन ने अपनी जेब में रखे नोटों को छुआ। इस बार तुम्हें सिर्फ 1 पाउंड देने की जरूरत है। कास्पर ने ऐसे व्यवहार किया जैसे वो बहुत उदार हो। यह इसके लायक है, क्लाइन ने कहा और उसके होठों के कोने मुड़ गए। कास्पर को भुगतान करने के बाद उसने एक सीट ढूंढी और बैठ गया। वो माल्ट की खुशबू वाली साउथविले बियर पीते हुए रिंग में चल रही प्रतियोगिता का आनंद लेने लगा। मैं इन्हें एक साथ पीटकर गिरा सकता हूं। क्लाइन जल्दी ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा। लगभग 10 मिनट बाद कास्पर बार में लौटा, इधर उधर देखा और धीमी आवाज में कहा, वे मान गए। हम आधे घंटे बाद वहां चलेंगे। तूफान के पवित्र भगवान, मुझे उम्मीद है कि तुम वो मुखौटा नहीं भूले होगे। क्लाइन ने सकारात्मक जवाब दिया। उसने अपनी बियर पीने की गति धीमी कर दी और 500 मिलीलीटर साउथविले बियर खत्म करने में उसे आधा घंटा लगा। ये वही रास्ता था जो उन्होंने पिछली बार लिया था और वही बिना रोशनी वाला घर था।
क्लाइन ने लोहे का मुखौटा पहन लिया जो उसके चेहरे के केवल आधे हिस्से को ढकता था, और उसने देखा कि कास्पर ने एक लय में दरवाजे पर दस्तक दी। लय पिछली बार से अलग है। दस्तक हर बार बदलती रहती है। क्लाइन ने ध्यान से सुना, फिर देखा कि दरवाजे का छोटा सा तख्ता खुला और एक जोड़ी आंखों ने बाहर झांका। पहले की तरह ही पहचानी न जा सकने वाली प्रक्रिया के बाद उसने हुड वाला चोगा पहन लिया और अपना पूरा चेहरा साए में छिपा लिया। ये अभी भी वही बैठक कक्ष था जिसमें धुंधली रोशनी में एक मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। क्लाइन ने कोई भी एक सीट चुनी और चुपचाप बैठ गया, लेकिन पहले के विपरीत अब उसे दबाव या तनाव महसूस नहीं हो रहा था। इसके बजाय वो इत्मीनान से चारों ओर देख रहा था। उसकी गर्दन के पीछे से गुजरी ठंडी हवा ने उसे यकीन दिला दिया कि मिस बॉडीगार्ड बिना किसी के ध्यान में आए उसके पीछे अंदर आ गई थी। जैसा कि अपेक्षित था, इस सभा में कोई सीक्वेंस 5 विशेषज्ञ नहीं है, शायद कोई सीक्वेंस 6 भी न हो, क्लाइन ने सोचा। कुछ देर तक बातचीत सुनने के बाद उसने गोल चेहरे वाले एपोथेकरी को अपनी मुद्रा बदलते देखा, जैसे वो कुछ बोलना चाहता हो। उम्मीद के मुताबिक उस एपोथेकरी ने, जिसका आधा गोल मटोल चेहरा खुला था, जल्दी से हाथ उठाया और कहा, ब्लैक स्नेक ज़ाहिरा तौर पर गटर में मर गया है। वे जानवर अभी भी उत्पात मचा रहे हैं। ब्लैक स्नेक मर गया? ये खबर सुनकर क्लाइन हैरान रह गया। ब्लैक स्नेक वही आदमी था जिसने उसे लिसनर के अवशेष बेचे थे, जिससे वो लैंग्वेज ऑफ फाउलनेस को सफलतापूर्वक बनाने में सक्षम हुआ था। संदेह था कि वो ऑरोरा ऑर्डर से था। उसकी ताकत कम नहीं थी, फिर भी वो गटर में जानवरों को साफ करने के साधारण मिशन के दौरान मारा गया। क्लाइन ने संदेह से भौहें सिकोड़ी। उसे अचानक कुछ याद आया। जब उसने इज़राइल की लाश खोजी थी तो उसने गटर की गहराई में धक धक की आवाज़ सुनी थी। जब तक वो इयान को वहां ले गया, इज़राइल के शरीर के कुछ हिस्सों को अजीब जानवरों ने खा लिया था। वो ईस्ट बरो में आयरन कार्बन स्ट्रीट के नीचे था, जो बैकलुंड ब्रिज क्षेत्र से काफ़ी दूर है, और मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई संबंध है। क्लाइन के मन में इसकी पुष्टि करने की कोई इच्छा नहीं थी। ब्लैक स्नेक की मौत की खबर अंधेरे कमरे में तेजी से फैल गई, जिससे कई लोग फुसफुसाने लगे। उनके बीच डर की भावना फैल गई, जैसे उन्होंने खुद इसका अनुभव किया हो। एपोथेकरी ने तालियां बजाईं और कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? फुसफुसाहट अचानक बंद हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। चूंकि एपोथेकरी ने उसे बिना डरे सलाह दी थी, क्लाइन ने कुछ पल सोचा और कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बाकी जड़ी बूटियों का मोह छोड़ देता और वहां कभी वापस नहीं जाता। क्यों? वे बहुत जल्द पकने वाली हैं और गटर की गहराई में छिपने वाले वे जानवर आमतौर पर बाहर नहीं आते, एपोथेकरी ने हिचकिचाते हुए पूछा। क्लाइन ने जानबूझकर कर्कश आवाज में कहा, ब्लैक स्नेक के पीछे संभवतः कोई संगठन है। उसकी मौत से निश्चित रूप से जांच शुरू होगी। मेरा मानना है कि तुम उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहोगे, है ना? लिसनर के अवशेष होने का मतलब ये नहीं था कि ब्लैक स्नेक ऑरोरा ऑर्डर का सदस्य था, लेकिन ट्रू क्रिएटर को महान सत्ता कहकर संबोधित करने से इसकी पुष्टि हो गई थी। इसके अलावा वो किसी चमत्कार की उम्मीद करने के बजाय ये मानना पसंद करेगा कि मामला यही है। हाँ, एपोथेकरी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, जैसे उसने मन बना लिया हो। क्लाइन ने आगे कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं गुमनाम रूप से पुलिस को इस मामले की रिपोर्ट भी कर देता। क्या? सभा के कई सदस्य चिल्ला उठे। क्लाइन ने बिना स्वर बदले समझाया, चूंकि गटर के जानवर ब्लैक स्नेक को मार सकते हैं, इसका मतलब है कि वे बहुत खतरनाक हैं। और चूंकि हर कोई बैकलुंड में रहता है, अगर ये वास्तव में किसी बड़ी आपदा का कारण बनता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम इसमें नहीं फंसेंगे। इसीलिए सबसे अच्छा विकल्प यह है कि पुलिस का ध्यान आकर्षित किया जाए और अधिकारियों को इस मामले को संभालने दिया जाए। हम बिना किसी जोखिम के अच्छे परिणाम का आनंद ले सकते हैं। क्या ये अच्छा नहीं है? जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वृद्ध सज्जन आई ऑफ विजडम ने तालियां बजाईं। कितना शानदार विचार है। हम आधिकारिक बियॉन्डर्स से डरते हैं, लेकिन उसी तरह हम उनका उपयोग भी कर सकते हैं। हमें सब कुछ खुद संभालने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक आधिकारिक बियॉन्डर था, इसलिए मेरी सोचने की प्रक्रिया तुम जैसे जंगली लोगों से निश्चित रूप से अलग होगी। क्लाइन मुस्कुराया और व्यंग्य किया। बोलने के बाद वो फिर से एक दर्शक बन गया और लोगों को सामान बेचते या मांगते हुए सुनने लगा। जैसे जैसे उसने सफल या असफल होते सौदों को देखा, उसे अपनी रुचि का कुछ नहीं मिला। उसने अस्थायी रूप से उन बियॉन्डर सामग्रियों की घोषणा नहीं की जिनकी उसे जरूरत थी।
उसने बियॉन्डर्स के इस घेरे को कुछ और बार परखने की योजना बनाई। सेकंड मिनटों में बदल गए और अंत में आई ऑफ विजडम ने हर 3 मिनट में लोगों के जाने की व्यवस्था की। पिछली बार क्लाइंट सबसे पहले निकलने वालों में से था, इसलिए उसे नहीं पता था कि आगे क्या हुआ। अब उसने देखा कि वहां कम से कम 5 निकास द्वार थे। आई ऑफ विजडम के परिचारक अलग अलग लोगों को अलग अलग रास्तों पर ले जाते थे ताकि उनके बीच पर्याप्त दूरी और समय बना रहे। आधे घंटे से अधिक समय के बाद सभा के केवल 3 सदस्य बचे थे। आई ऑफ विजडम के अलावा अन्य 2 क्लाइंट और संदिग्ध एपोथेकरी थे। आई ऑफ विजडम ने क्लाइंट की ओर देखा और अपनी वृद्ध आवाज में हंसा। ऐसा लगता है कि तुम काफी भाग्यशाली हो। उसने मुझे उस व्यक्ति के रूप में पहचान लिया जिसने ब्लैक स्नेक से वो अशुभ वस्तु खरीदी थी। क्लाइंट मुस्कुराया। हाँ, मेरा दांव काम कर गया। उनकी बातचीत सुनकर एपोथेकरी ने अपनी आंखें फाड़कर क्लाइंट को गौर से देखा। काफी देर बाद उसने आखिरकार कहा, क्या तुम्हारे पास कोई और रहस्यमयी ताबीज है जो किस्मत को प्रभावित करता है? मैंने तो तुम्हें मरा हुआ मान लिया था। तुम कितने सीधे हो, क्लाइंट ने चतुराई से जवाब दिया। शायद मैं खुद ही काफी भाग्यशाली हूं। वास्तव में वह ऐसी वस्तु चाहता था। आई ऑफ विजडम ने आह भरी और कहा, नौजवान, हमेशा अपनी किस्मत पर दांव मत लगाओ, खासकर ऐसे मामलों में। भले ही तुम अतीत में कई बार जीते हो, लेकिन सिर्फ एक हार तुम्हें अनंत काल के लिए बर्बाद कर देगी। मुझे पता है, इसीलिए मैं इस सभा में ये देखने आया हूं कि क्या मैं कोई उपयोगी वस्तु खरीद सकता हूं। हे, अब मैं भी आप सभी जैसा ही माना जा सकता हूं, क्लाइंट ने लापरवाही से कहा। एक जैसा? एपोथेकरी ने एक लंबी आह भरी। मुझे अपने शिक्षक की बात मान लेनी चाहिए थी। शिक्षक? वो एक संदिग्ध एपोथेकरी लगता है। एपोथेकरी मार्ग को चर्च ऑफ मदर अर्थ और लाइफ स्कूल ऑफ थॉट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लाइफ स्कूल ऑफ थॉट अपनी शिक्षाएं गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से देता है। क्लाइंट का दिल जोरों से धड़का और उसने उत्सुकता से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? एपोथेकरी ने आह भरी और कहा, मेरे शिक्षक ने मुझे एक ऐसा रास्ता चुनने के लिए कहा था जो पर्याप्त भाग्यशाली बना दे, लेकिन अंत में मैं एक दवा बनाने वाला ही बना। नतीजतन मैं पूरे 2 साल से इस सीक्वेंस के लिए औषधि सामग्री का अगला जत्था नहीं खोज पाया हूं। मुझे तुम्हारी किस्मत से जलन होती है। पर्याप्त भाग्यशाली बनाना, ये मॉन्स्टर के सीक्वेंस मार्ग के बहुत समान है। वो वास्तव में लाइफ स्कूल ऑफ थॉट से है। क्लाइंट मुस्कुराया और बोला, इसे चुनने का तुम्हारा कारण क्या था? एपोथेकरी ने अचानक अपनी पीठ सीधी की और कहा, यह एक मर्द का चुनाव है। यह जानने के बाद कि मैं उस क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए दवा बना सकता हूं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के इस रास्ते को चुन लिया। कहानी जारी रहेगी।